इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। 200 पार नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में 7 चरणों का एग्जिट पोल। अब हम पूरा बाइफरकेट करके बता रहे हैं कि 7 चरणों में किसको कितना एग्जिट पोल में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 1 करोड़ का सैंपल साइज हमारे साथ है। पोल स्ट्रैट पीपल्स इनसाइट का ये हमारे साथ टाइप है जो आपके साथ है। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में बस 19 घंटों का वक्त बाकी है। ये चैनल आपको सुबह से नॉन स्टॉप कवरेज दिखाएगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लगातार निभाते आ रहे हैं विद क्रेडिबिलिटी। देश की निगाहें सत्ता की सबसे बड़ी जंग के नतीजों पर लगी है। उत्साह और उत्सुकता चरम पर है। हालांकि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बन रही है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोल स्ट्रैट ने भी 1 जून की शाम आपको एक एग्जिट पोल दिखाया। एक मेगा एग्जिट पोल था वो। अब हम एक और एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं जिसमें 7 अलग अलग चरणों के लोकसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान आने वाला है। हम आपको बताएंगे कि 7 चरणों के चुनाव में जनता ने किसे विजेता बनाया है और किसके खाते में हार आई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे सर्वे के बारे में क्या क्या डिटेलिंग है। यहां पर देखिए एग्जिट पोल कैसे किया गया है। TV9 पीपल इनसाइट पोल स्टार्ट का सर्वे है। 1 करोड़ का वोटर, 1 करोड़ वोटर का सैंपल साइज है। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई, लोगों का डेटा बैंक से रैंडम नंबर कॉल किए गए। फिर लोकसभा की 543 सीटों पर सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के तहत आने वाले हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। हर फेज की वोटिंग का सैंपल लिया गया है। हर फेज में वोट खत्म होने पर पूछा गया है कि आपने किसको वोट दिया। हम आपको बता दें कि इस एग्जिट पोल का मार्जिन ऑफ एरर ±3% है। मेरे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर वो खास मेहमान आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिखाइए जरा। मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है शाजिया अलमी, बीजेपी से। स्वागत है शाजिया आपका, विश यू ऑल द बेस्ट। रितु चौधरी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। रितु जी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मेरे साथ है शिव जो कि अभी भी अपनी डेटा क्रंचिंग में बिजी है। देखिए नॉन स्टॉप पोल स्ट्रैट से ही इज अ बिजी मैन और कल ही इज अ वेरी वेरी बिजी मैन। राजेश जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ है रामकृपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है फेज वाइज। आपको याद होगा फेज वाइज कितना तनाव था। पहले फेज में वोटिंग का नंबर्स, काउंटिंग के नंबर्स आने में बड़ी देरी लगी। पहले फेज को लेकर बड़ी चिंताएं थी। सेकंड थर्ड फेज में जो नेताओं का रिटॉरिक था वो बदल गया, बयान बदल गए। 7 चरणों का एग्जिट पोल। पहला चरण 21 राज 102 सीट, ये एक बहुत बड़ा पाए था। 21 राज 102 सीट। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं पहला चरण, ये देखिए आपके सामने। पहले चरण की अगर बात करें तो ये NDA 50, इंडिया 49, 03 अदर्स। NDA 50, इंडिया 49, 03 अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले 2 फेजेस में, पहले 2 या 3 फेजेस में कहा जा रहा था कि एनडीए के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 2 फेजेस उनके फेज नहीं है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है। सबसे पहले शिव, इस फेज की खासियत और इस फेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? इस फेज में आप अगर देखें तो ये इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होने वाला था। और आप देखें यहाँ पे अगर बाद में जब हम लोग एक बार मैप पे भी जाएंगे तो साउथ में काफ़ी डोमिनेट किया है, लेकिन कुछ जगह हैं जो नॉर्थ में जहाँ पे इंडिया ने बिल्कुल अपना एक ज़बरदस्त लड़ाई ज़रूर दी है। चाहे आप राजस्थान लें या आप नॉर्थ ईस्ट में भी, आई थिंक नागालैंड में भी उन्होंने फाइट दी है। तो इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये भाजपा की तरफ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भाजपा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लड़ी है और अपना स्कोर अच्छा बनाया है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं, अगर इन फेजेस की बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 7 के 7 फेजेस में 3 स्टेट्स में वोटिंग हुई
और वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 फेजेस में जो वोटिंग हुई वो है 2 राज्य महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 4 फेजेस में जिन स्टेट्स में वोटिंग हुई वो थे ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 3 फेज में जहां पर वोटिंग हुई वो है छत्तीसगढ़, असम। 2 फेजेस में कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। ये एक डेटा है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ राजेश जी हैं, रामकृपाल जी हैं, शाजिया हैं, ऋतु हैं। सबसे पहले रामकृपाल सर, ये जो 2 फेज थे इसमें वेस्टर्न यूपी भी था। इस फेज में खासकर पहले फेज की बात की जाए तो पहले फेज के चुनाव में हमने सुनाई दिया हमें किस तरीके से कैंपेनिंग का जो शोर था वो डेवलपमेंट पर था थोड़ा बहुत। वहां से शुरू से लेकर अंत तक वो सुनाई दे रहा था कि ये संविधान बदल सकता है, वहां से ये सुनाई दे रहा था कि रिजर्वेशन को कुछ हो सकता है, यहां पर मैनिफेस्टो को लेकर बात हो रही थी। इस फेज के ऊपर आपका टेक सर? ये देखिए, जो फर्स्ट फेज है जिसमें 102 सीटें थी, ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, मुझे भी इसमें ये एनडीए ने जितना छलांग, मतलब अपर हैंड है एनडीए का, ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। मैं भी सोच रहा था कि फर्स्ट फेज का जो है उसमें तो इंडिया अलायंस को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं तो जो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो हम लोग 350 या 360 के आसपास जो पहुंच रहा है एनडीए का, अब वो दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक फेज में, फेज 1 और 2 से भी इंडिया स्ट्रांग है। इसका मतलब जब रियल कल आ जाएगा साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ बीजेपी को कितना गेन हुआ है और बाकी जगह पे जहाँ नॉर्थ की रही है बीजेपी ने कितना अपने को रिटेन किया है। आप जो बता रहे हैं, मैं राजेश सर के पास आऊंगा। शाजिया, ये फेज में एकदम नेक टू नेक है, आपका टेक? ये हमारा एग्जिट पोल है। तमिलनाडु इसी में था ना फर्स्ट फेज। आपको भी याद होगा जब पहला फेज हुआ था तो किस तरह की बातें हो रही थी और उस पहले चरण के बाद किस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पूरा वॉश आउट है एनडीए के लिए, भाजपा के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें वे भी आप देख रहे हैं कि एनडीए आपके आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादा है, यानी कि जो फेज़ सबसे वीक माना जा रहा था उस फेज़ में भी बढ़त हासिल की है भाजपा ने और भाजपा के घटक दलों ने। तो मुझे लगता है कि एक तस्वीर पूरी तरह से साफ़ हो रही है। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये निगलना और इसको पचाना किसी तरह से विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़मीनी हकीकत से इतने दूर किसी और दुनिया में जाकर ये लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, जहाँ इनको लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या लोग चाहते हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या उनके ख्वाब हैं, इससे बहुत दूर है विपक्ष। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि एक डिल्यूजन में रह रहे हैं, वो एक खुमार में, और इसीलिए उनको नतीजे इतने चौंकाने वाले लग रहे हैं। मतलब जो आंकड़े हैं, जाहिर सी बात है ये एग्जिट पोल्स हैं। तो मैं बस यही कहूँगी पहले फेज़ के बारे में कि जिसमें 21 राज्य के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज गई थी, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक शानदार बढ़त जो माना जा रहा था सबकी तरफ से, पॉलिटिकल पंडित जितने भी हैं, कि ये सबसे कमज़ोर फेज़ है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए। आप जो बता रही हैं यहां पर मैं सीधे ऋतु के पास चलूंगा। ऋतु, योर टेक, ये इनका गेन बता रहे हैं, आपका इसको लेकर आकलन क्या है, खासकर ये देखते हुए कि इस फेज के बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी टोन और टेनर जो था इलेक्शंस का चेंज हो गया। देखिए, असली नतीजे जो है वो तो कल पता चलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि जो पहला चरण का आपने जो नतीजे दिखाए हैं वो उसमें एनडीए को आपने बढ़त में दिखाया, लेकिन चूंकि ये बात तो निश्चित पहले से ही थी कि पहले चरण में जो है इंडिया गठबंधन की बढ़त होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों पर ज्यादा हम रिलायबल ये आंकड़े हैं, क्योंकि जो जनता का रुख रहा, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर रहा, और चाहे रोजगार का मुद्दा रहा, चाहे महिलाओं का मुद्दा रहा, चाहे किसानों का मुद्दा रहा, तमाम मुद्दों पर जो है जनता का रुख जो है साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ दिखा। और वो तमाम उनके जो है, चाहे वो रैली हो, चाहे इनकी पब्लिक मीटिंग्स हो, चाहे मीडिया हो, उसमें भी लगातार जो है ये चीज सामने आई कि जनता का रुख जो है, जनता जो है वो एनडीए के साथ ना होकर इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इसलिए
क्योंकि अब जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये किन कंपनीज के द्वारा, किनके द्वारा किए गए, कितने लोगों के सेगमेंट लिए गए और किस हिसाब से इन आंकड़ों को जो है पेश किया जा रहा है, ये एक जो है थोड़ा सा इस पर डाउट बनता है। क्योंकि जो जनता का रुख है, जो जनता कहती है, बार बार जो हम कल से ये बात बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि हमारा जो वोटर है, जो हमारा जो कार्यकर्ता है, वो कहीं से हताश हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल है नहीं। मैम चुनाव खत्म हो गया, इसमें क्या इन्फ्लुएंस करेंगे कार्यकर्ता को? चुनाव खत्म हो गया मैम, चुनाव खत्म हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल ये गेम होता है कि जिस प्रकार से आप पहले से एग्जिट पोल में जो है anyway, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई विल टेक, मैं आपका ये टेक लेना चाहूंगा इस पर, क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये। लेकिन सीधे चलिए सेकंड और थर्ड फेज की अगर बात करें, आइए जरा सेकंड और थर्ड फेज जो है उसको दिखा दें। अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है सेकंड फेज एग्जिट पोल रिजल्ट्स, ये देखिए। नंबर 1 यहां पर 54 एनडीए, इंडिया 31। अब यहां पर चेंज हुई थी टोन पूरी की पूरी इलेक्शन की। ये दूसरा चरण है, 13 राज्य 87 सीट आपके सामने, इंडिया 31, एनडीए 54, अदर्स 2। तीसरे चरण की अगर बात करें, यहां पर ये देखिए तीसरे चरण की बात करें, वो ये है, अगर इस फेज की बात करें, यहां पर लीड लंबी हो गई। 11 राज्य 95 सीट्स, एनडीए 69, इंडिया 25, अदर्स 1। अब तक इस इलेक्शन में बहुत कुछ हो चुका था। राजेश सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले फेज में वोटिंग जो थी वो कम हुई, उसका डेटा बहुत बाद में आता है। दूसरे और तीसरे फेज में, मैं पुराने डेटा से कंपेयर नहीं करूंगा, दूसरे और तीसरे फेज में हमारे एग्जिट पोल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो चुनावी बयानों में हो रहा था। कहीं ना कहीं नेताओं के बयानों में एक पोलराइजेशन होता दिखाई दे रहा था। और क्या ये उसका इंपैक्ट, अगर मैं इस एग्जिट पोल को सही मानता हूं तो, जो कि मैं मानूंगा क्योंकि मेरा एग्जिट पोल है, लेकिन इसके बेसिस पे क्या वो डायरेक्ट इंप्लीकेशन यहां पर दिख रहा है? राजेश जी देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जो नेता जिस तरह के भाषण देते हैं, जिस तरह के दावे करते हैं, उनका दरअसल कोई अर्थ नहीं है। उनके आधार पर नतीजे निकालना कई बार बहुत गलत दिशा की तरफ आपको ले जा सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक तरीके से आप लोगों ने ये सर्वे करवाया है, ये जो सैंपल साइज आपका है 1 करोड़, ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। लेकिन मैं यहाँ आपके जो दर्शक हैं इस वक्त देख रहे हैं, उनको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अभी रुझान एग्जिट पोल के हैं, इनका नतीजों से अभी कोई सीधा संबंध नहीं है। हमारा ये या आपके टेलीविजन चैनल का ये प्रेडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है। शिव बगल में बैठे हुए 1 करोड़ सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें 2-3 सवाल होते हैं। इन आंकड़ों पर यकीन कैसे करें या ना करें, वो इन पर निर्भर होता है कि क्या आपको ये यकीन है कि आप उन पर पहुंचे कैसे। क्या डायरेक्ट बात हुई थी या फोन पे बात हुई थी? अगर फोन पे बात हुई है तो क्या वो आपको सच बोलेंगे? अगर रिकॉर्डेड मैसेज आपको दे रहे हैं, क्या वो आपको यकीन है कि जो बता रहा है आपको कि मैंने बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो सच बयान कर रहा है? इसका कोई पैमाना आपके पास है या नहीं है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर यह बताया जा सकता है सर कि ये आंकड़े कितने सच होंगे या नहीं होंगे। मैं राजेश जी, आई विल नॉट क्वेश्चन माय एग्जिट पोल फॉर श्योर, मैं उसको तो क्वेश्चन करूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये डेटा के ऊपर, डेटा क्रंचिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, विज़ावी जो कैंपेनिंग हुई थी उस पर आपका टेक क्या है? मैं ये मान के चल रहा हूं शिव ने जो डेटा दिया, और वो ट्रैक रिकॉर्ड भी है शिव का, वो अभी तक ठीक रहा है। नहीं, डेटा बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। मान लीजिए, चलिए ये जो डेटा है ये सही साबित होता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस 300, 320 या 60, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले 380 तक भी कह रहे हैं, 400 भी कह रहे हैं, वो सही भी साबित होता है, तब भी आज ये कहना ये किस तरह से जायज़ है कि ये सब होने वाला है। कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। रितु ने अभी, जो कांग्रेस की मुझे लगता है प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि कार्यकर्ता जो है वो आखिर तक जुटा रहे। यही बात तो कांग्रेस के लिए भी साबित होती है। कांग्रेस भी दावा कर रही है 295 सीटें वो ला रही हैं। इतना बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 295 सीटों का, बल्कि कांग्रेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कार्यकर्ताओं को जुटा के रखे कि कहीं वो पहले ही हार न मान लें, बूथ न छोड़ दें, काउंटिंग सेंटर न छोड़ दें। कांग्रेस के लिए ज्यादा एक मिनट, मैं अब अगेन वी आर डाइग्रेसिंग सर, मैं यहां पर सीधे रामकृपाल सर से पूछूंगा। सर, फर्स्ट फेज में बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग का टोन अलग था,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज ऑनवर्ड बहुत सारी चीजें शुरू हो गई, मंगलसूत्र भी आ गया, बहुत सारी चीजें भी आ गई इसमें। वहां से कांस्टेंट एक रिटॉरिक चल रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा। क्या ये सेकंड, थर्ड फेज का वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए निशांत जी, अभी तो मैं इसके आगे वाले फेज जानता नहीं, लेकिन 1, 2, 3 जो अभी आपने दिखाया है, एक पैटर्न जो उभर रहा है और मुझे लगता है वो 7th फेज तक ये जाएगा कि बीजेपी के लिए जहां बहुत बड़ा संकट था शुरू से, वो जो फर्स्ट फेज था उसमें, जैसे तमिलनाडु पूरा का पूरा वहां पे फर्स्ट फेज में ही था ना, तमिलनाडु जी। तो वहां पे अगर एनडीए को अपर हैंड मिल रहा है तो एक बात तो समझ लीजिए कि इस पूरे चुनाव में एक ट्रेंड जो शुरुआत हुई है वो एनडीए के फेवर में रही है। और उसके बाद जैसे जैसे मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्य उसमें जुड़ते गए हैं ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं उसी हिसाब से सेकंड फेज में गैप बढ़ा है और थर्ड फेज में देख लीजिए करीब करीब 1 और 3 का हो गया है। तो ये जो है, बाकी आपका जब आएगा तो मैं देखूंगा उसमें क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बिल्कुल साउथ में बीजेपी साफ है, इसको देख के लगता नहीं है। और एक बात मैं कहूँ, जब हम इसको एग्जिट पोल कह रहे हैं तो उसमें ये बात निहित है कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है। जी। निश्चित कोई नहीं कहता है, ठीक है। लेकिन सर, अब मैं थोड़ा सा आगे एक लाइन और निशान जी, देखिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, और कल से इस एग्जिट पोल को जितना हम क्वांटिफाई करके देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब तक के जो आधार आंकड़े हैं वो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अगर एक पैरिटी है, उनमें एक समानता है, तो फिर उस पर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है सर, अब जो फेज मैं दिखा रहा हूं हमारे दर्शकों को, ये मेरा फेवरेट फेज है। इसलिए फेवरेट फेज है ये क्योंकि यहां पर श्रीनगर में जो वोटिंग हुई 35%, उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो बदल रहा है। 2019 में 19% हुई थी, फिर अब 35%। फोर्थ फेज की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि यूपी और बिहार में 60% भी इस फेज में जो वोटिंग है वो टच नहीं कर पाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था। आइए देखते फोर्थ फेज की अगर बात की जाए 96 सीट्स, और ये देखिए एनडीए 60, इंडिया 21, लीड जो है वो बहुत कंसोलिडेट हो गई, अदर्स 15। ये वो फेज था जहां पर बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी काफी अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिली। श्रीनगर में वोटिंग बहुत अच्छी हुई थी इस फेज के अंदर, और यह हमारे लिए एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस पर मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। यहां पर आप लीड जो नंबर्स आ रहे, मैं नंबर क्रंचिंग पे बाद में आऊंगा। ऋतु जी, एक चीज तो मानेंगे, 35% वोटिंग होना श्रीनगर में, ये अपने आप में देखिए, जब वोटिंग का माहौल ठंडा था देश में, कई जगह हमने देखा ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट कम रहा है, श्रीनगर में 19 से 35% होना, बढ़ चढ़ के लोगों का हिस्सा लेना, आई थिंक ये अचीवमेंट है। देखिए यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि आप एक चुनाव आयोग जो है एक आंकड़ा देता है कि इतने % वोटिंग हुई, उसके बाद 11 दिन बाद फिर दूसरा आंकड़ा देता है कि इतने % वोटिंग बढ़ गई है, फिर उसके बाद जो है पहले जो आंकड़े आते हैं उनको हटाकर फिर दूसरे आंकड़े पेश किए जाते हैं। तो ये जो आपने 35% का नाम लिया, ये किन आधार पर, ये जो जितना भी आजकल जो भी चल रहा है, जो भी जितना भी, चाहे चुनाव आयोग के आंकड़े हो, चाहे भाजपा के दावे हो, ये सब चीज मिला जुलाकर कहीं ना कहीं एक शक पैदा करती है। मैं 35% वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि श्रीनगर में आपने भी देखा कि क्या हालात है और किन हालात में जो है वोटिंग हुई है। अगर 35% अगर सही आंकड़ा है तो मेरे लिए मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिजल्ट है वो असली रिजल्ट जो 35% है, किसके खाते में गए किसके में नहीं गए, ये तो कल ही पता चलेगा। मैं ये मानती हूँ कि आज जो आप एग्जिट पोल पेश कर रहे हैं, मैं इस चीज पर मुझे जो है इसमें थोड़ा सा जो है शक पैदा होता है कि ये जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, ये वो आंकड़े नहीं है जो कि भारत की जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो उसमें मुझे थोड़ा ये लगता है। तो मुझे लगता है कि कल तक हमें इंतजार करना चाहिए और कल जो है असली तस्वीर जो है सबके सामने होगी।
कि किसको मैंडेट जो मिला है, भारत की जनता किसे चाहती। आप जो बता रही हैं मुझे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर अगले फेज के लिए कुछ डेटा मेरे सहयोगी शिव के पास भी है, मैं उनके पास भी आ रहा हूं यहां पर। सर आप ऑन स्क्रीन है, आपको शायद ऑडियो चाहिए, राम कृपाल जी को स्टूडियो का ऑडियो चाहिए, वो दे दीजिएगा जरा। यहां पर 7 चरण का जो एग्जिट पोल है, अब जो है 5वें चरण की बात कर रहा हूं। 8 राज्य, अब ये देखिए 8 राज्य 49 सीट, ये देखिए एनडीए 35, इंडिया 13। यहां पर शिव के पास एक डेटा है, मैं उसके लिए आने वाला हूं। यहां पर वो चरण है जहां पर हमें सीधे सीधे लगने लगा था कि अब जो फेजेस है वो एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वाले फेजेस शुरू हो गए थे। 5th, 6th, 7th, बल्कि 4th फेज से भी वो कहा जा रहा था कि एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वाले जो फेजेस है वो शुरू हो चुके हैं। शिव आइए जरा पहले मुझे वो डेटा चर्निंग बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले फेज 4 की एक तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद फेज 5 को भी दिखाऊंगा। जैसे आप कह रहे थे यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे थे कि एनडीए यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगी। आप यहाँ नक्शे से देख सकते हैं एनडीए की जब बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है, और यहाँ पे यूपी में हुआ था कुछ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार। तो इन सब में देखिए आप कलर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑरेंज कलर दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छे से लड़ाई रखी है। यहीं पर है, कहीं पे तेलंगाना है, तेलंगाना में जहाँ पे कांग्रेस को कुछ सीटें मिली हैं, और यहाँ पे महाराष्ट्र है जहाँ पे सीटें मिल रही है एमवीए को। बट बाकी उसको छोड़ के एक सीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सपा को आ रही है, लेकिन बाकी सब यहाँ पर एनडीए की डोमिनेंस देखी जा रही है पूरे इस फेज के अंदर, ये फेज में। और यहाँ पर मुझे ये जो मैं जिसकी जिक्र कर रहा था, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा 5th फेज की अगर बात करें तो आप मुझे दिखाइए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ 5th फेज में। 5th फेज की अगर बात की जाए तो शिव हमारे साथ हैं। 5th फेज में जो डेटा मेरे पास है उसके मुताबिक 32 सीटें पिछली बार चुनाव में बीजेपी को मिली थी। जी, उसमें से बढ़ाते हुए यहाँ पे जैसे आपने भी दिखाया कि 35 होने वाली हैं, और इसमें भी आप देखिए कि कोई और रंग नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट यहाँ पे लद्दाख, जो यहाँ पे अदर्स पे जा रही हैं। ये भी कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पा रही है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं कोई हमारी तरफ से, और बाकी सब आप देखेंगे एक ही रंग जा रहा है यहाँ महाराष्ट्र को छोड़ के, जहाँ पे कांग्रेस। और इसमें भी डोमिनेंस जो था 5th फेज में 14 सीट्स थी उत्तर प्रदेश की और महाराष्ट्र की 13 थी जी, और वहां पर डोमिनेंस बीजेपी और शिवसेना को भी हमने देखा 7 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में। बिल्कुल, लेकिन इस बार क्योंकि शिवसेना स्प्लिट हो गई है उसका बहुत बड़ा असर यहाँ पे पड़ा है। देखिए ये महाराष्ट्र जो एक तरीके से एनडीए का होना चाहिए था, अगर शिवसेना और जो एनडीए में थी जब तब लड़ती थी तब होता था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस है उनने काफ़ी तगड़ी फाइट दी है, और हमने कल भी परसों भी दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र की तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है पिछले इलेक्शन। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ हमारे खास मेहमान है शाजिया। आप 5th फेज की अगर बात की जाए तो वहां पर चीजें टर्न अराउंड हो गई थी, लेकिन वहां पर हमने देखा था कि काफी ज्यादा बीजेपी का जो रीच आउट था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कई सारे इंटरव्यूज दे दिए थे, और ये डोमिनेंस जो था हमारे एग्जिट पोल में पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो आपकी सीट्स बढ़ रही है। पिछली बार 32 थी, इस बार 35 हो रही है। योर टेक शाजिया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का आउटरीच तो खैर हर जगह ही रहा है। जो भाजपा के ट्रेडिशनल और पारंपरिक राज्य माने भी नहीं जाते हैं, वहाँ पे भी कितनी मेहनत और शिद्दत से परिश्रम करके प्रधानमंत्री जी ने और बाकी सारे हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं और कार्यकर्ताओं ने पूरे एटी चौड़ी की ताकत लगाई है, और सब देख रहे हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाह रही थी, इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ आक्षेप लगा रही थी इसी पर, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि इतनी देर में आंकड़े क्यों दे रहा है, दरअसल ये पूरा मामला एडीआर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और इसी ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि फॉर्म 17C हर एक प्रत्याशी को दिया जाता है, और किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है कि वो फॉर्म 17 अपलोड किया जाए। इसकी कोई लीगल जिम्मेदारी या कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही पहले से ऐसा लिखा गया है। तो मतलब इस तरह के, और अब मैंने एक और शब्द सुना, और आप इस शब्द को ज़्यादा सुनेंगे निशान जी, आज तो आप सुन रहे हैं, कल देखिएगा, शंका, शक, शुभा, गड़बड़, तो ये सारे शब्द और आप सुनते रहेंगे। तो मुझे लगता है हमें इन सब शब्दों से बचना चाहिए, और जब कोई भी शब्द का इस्तेमाल करे फ़ौरन वहीं पे उसका आधार पूछकर उस मामले को वहीं के वहीं
खारिज करना पड़ेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा, जो मैं देने को शाज़िया, मैं तैयार आपको हूं। थोड़ा सा रोकूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो बागपत से, उनका नाम जरा मुझे बताइएगा। बागपत से जानना चाहते हैं, क्या आ रहा है? विमल राणा जी बागपत से जानना चाहते हैं। बागपत से कौन शिव, जरा देख के बताइएगा मुझे। यहाँ पे आरएलडी आगे है 45-45.5% और दूसरे नंबर पे हमारे सर्वे में सपा है जो 38.5% पे है। सपा और आरएलडी के बीच में टक्कर है अगर बात की जाए बागपत की। और अब बात करते हैं जरा सिक्स्थ फेज की। 7 चरणों का जो एग्जिट पोल है, 6th फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 6th फेज में दिल्ली आता है, हरियाणा आता है। अरविंद केजरीवाल इस फेज में अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर के जाने का क्या इंपैक्ट हुआ, शिव ने हमें एक एग्जिट पोल दिखाया था, लेकिन उसका शिव वो जो ओवरऑल हरियाणा क्या था वो नंबर्स भी जरा मुझे एक बार बताइएगा। हरियाणा का जो एग्जिट पोल में आपका निकल कर आया था 8-8-2, वो एक बार निकाल के रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सीधा आइए 6th फेज का जो एग्जिट पोल है, दिखाइए जरा उसको यहां पर। ये हमारे पास 6ठा चरण, 8 राज्य, 57 सीट, 45 एनडीए, इंडिया 8। यहां पर दिल्ली और हरियाणा का पूरा स्टेट का इलेक्शन था। अब 10 सीटें हरियाणा की थी, दिल्ली की 7 सीट थी, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें थी, बंगाल और बिहार की 8-8 सीटें थी, ओडिशा की 6 थी और 4 सीट झारखंड और 1 जम्मू कश्मीर की थी। यहां पर जो आपके सामने टेक आ रहा है और वो ये है, ध्यान से देखिए, वो ये है कि किस तरीके से पूरा एक तरीके से स्वीप हो रहा दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप इस फेज की अगर बात की जाए, क्योंकि ये फेज के ऊपर सबकी नजर थी। अगर यहां पर बात की जाए इस फेज में, बीजेपी ने पिछली बार 2019 में 40 सीटें जीती थी, 5 का गेन है। 2019 में 40 सीटें जीती थी, 5 का गेन है। शिव, पहले तो क्विकली मुझे बताइए, हरियाणा का, दिल्ली का मुझे याद है, एग्जैक्टली दिल्ली का याद है मुझे, क्लीन स्वीप उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं थी जो हमारा एग्जिट पोल था। हरियाणा के एग्जिट पोल में आपके क्या नंबर्स निकले थे शिव? हरियाणा में जो सिरसा की सीट है और जो रोहतक की सीट है वो हमारे सर्वे में कांग्रेस पे जाती हुई दिख रही है। बाकी सारी सीटों पे बीजेपी कंफर्टेबल है। बीच में हमारे नंबर्स में आया था एग्जिट पोल से पहले आया था हिसार में थोड़ा सा बीजेपी के कम नंबर्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी गेन किया है बीजेपी ने हिसार में और हिसार को कंसोलिडेट कर लिया है आखिर तक, इलेक्शन तक हिसार तक कंसोलिडेट कर लिया है। और शिव जो आपको बता रहे हैं वो मार्जिन्स का बता रहे हैं, मार्जिन्स का बता रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से डिस्कशन चल रहा है रामकृपाल जी का और शिव का। लेकिन सीधे आइए 7वें चरण की बात करें। 7वें चरण, 8 राज्य, 57 सीटें। ये देखिए, एनडीए 33, इंडिया 15 और अदर्स 9। मतलब अगर पहला फेज छोड़ दें, पहले फेज के बाद एनडीए की जो लीड है वो कंसिडरेबली बढ़ती जा रही थी और ये पहला, दूसरा और तीसरा फेज बताया जा रहा था। जो डोमिनेंस है वो शायद इंडिया अलायंस का होना चाहिए, लेकिन हमने सेकंड फेज में ही गियर्स चेंज होते हुए देखे हैं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मौजूद है राजेश जोशी जी। सर, आपका टेक इस पर अभी तक? देखिए, आपको याद होगा कि पहले फेज में बहुत सारा एक तरह से पस्त हिम्मती की बात कही जा रही थी। उस वक्त उत्तराखंड की पांचों सीटें में चुनाव हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुझे लगता है कि 8 सीटों पर चुनाव हुआ और मैं पोलिंग बूथ्स पे गया था तो वहाँ पर बहुत लोग कम आए थे। जो टोन बदली, जो पूरा जो चुनाव का तेवर बदला, वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बदला। और वो प्रधानमंत्री के भाषण से ये लगा कि वो कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद ये एक तरह से बिसात पलटती हुई दिख रही। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये आखिर तक आते आते एक बहुत उफान का एक तरह का मंजर मिल गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। यहाँ ये जो दिल्ली की सीटें हैं, मुझे लगता है कि आप इससे पिछले छठे वाले जो फेज में बात कर रहे थे, दिल्ली की 7 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें। पिछले वाले आपके एग्जिट पोल में भी हरियाणा में 2 सीटें आपने कांग्रेस को दी थी, दिल्ली में 7 की 7 सीटें आपने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को दी थी। तो अब ये जो आपका ये जो आकलन है, ये पूरे का पूरे 7 सीट में 45 सीटें, यानी पिछले 2019 से 5 सीटें ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 2019 की जो मुद्दे थे, जो राष्ट्रवाद का उफान था, वो इस बार नहीं था। इस बार कहा जा रहा था कि कुछ अंडर करंट हो सकता है, लेकिन कोई एक नैरेटिव नहीं है। इसके बावजूद अगर एनडीए 45 सीटें सिक्योर कर रहा है छठे फेज में,
तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से राजस्थान में भाषण दिया, जिस तरह से कहा कि घुसपैठियों को और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको आप वोट देंगे, तो एक तरह का लोगों में ये मैसेज चला गया कि नहीं, इस बार तो करो या मरो वाला है, इस बार कुछ हिलना नहीं है। वो मैसेज शायद कम्युनिकेट हो गया था। आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। आप मेरे साथ हमारे खास मेहमान है ऋतु शाजिया। ओके, गो अहेड। जी, इसका मुझे जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि राजेश जी मोदी जी के बारे के उस बयान के बारे में जिक्र कर रहे हैं। काश राजेश जी उन बयानों का भी जिक्र करते जिसमें मोदी जी ने कहा है कि ईद के दिन जो है हमारे घर में खाना नहीं बनता था क्योंकि हम लोग मेरा बचपन से मैंने जो ईद गुजारी है वो उन मुसलमान परिवारों में गुजारी है। उन्होंने ये भी कहा जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है हम लोग बहुत सिलेक्टिवली बयान को पकड़ते हैं। और यहाँ पे बात जब हो रही है केजरीवाल जी की, तो ये वही केजरीवाल जी हैं जिनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपना सारा उनका जो अटेंशन और ध्यान जो है उन पर केंद्रित कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल है जिनके पास 0 लोकसभा सीटें थीं। तो सोचिए, मतलब मुगालते तो देखिए लोगों की। और टीवी में आना और हंगामा खड़ा करना और सुर्खियाँ बनाना अलग है, धरातल में कहाँ कहाँ पहुँच है इंसान की वो एक और ही कहानी है और वो एक और ही ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है कई हमारे मीडिया साथी भी काफ़ी बह जाते हैं इस सनसनीखेज बयानों से, इन सब बातों में, क्योंकि उनको लगता है ये शख्स जो है जो कुछ कह रहा है ऐसा क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ है। लेकिन दरअसल हम सब देख रहे हैं कि क्या असलियत है और क्या शख्सियत है उस इंसान की। तो ये कह देना कि मोदी जी का ने जानबूझ के बयान दिया। हमने ये भी सुना मोदी जी ने क्या क्या और बयान दिए हिंदू मुस्लिमों के बारे में और एकता के बारे में, और उनके मन में जो इन सारी जातियों के लिए जो एक भावना है उसमें पूरी समानता है उसके बारे में भी। तो ये कुछ लोग उठाते हैं जानबूझ के, यही एजेंडा हो गया उनका। दरअसल वो यही देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने सिरे से इसको भी खारिज कर दिया है और मैं इसको फिर से सिरे से खारिज करूंगी। ये हमारे और शाजिया के बीच की बहस नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था शाजिया जी कि प्रधानमंत्री का वो जो बयान आया उसके बाद एक माहौल बन गया, लोगों में ये लगा कि अब ये करो मरो की स्थिति है। मैंने कोट किया था, सेलेक्टिव वाला जर्नलिज्म मैं नहीं करता। मैं शो को ओके राजेश जी आपसे कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। राजेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक मिनट ऋतु, योर टेक। नहीं राजेश जी आप बहुत अच्छे हमारे मैं आपको रोकूंगा, मैं सभी को इक्वल वेटेज देना चाहता हूं। ऋतु, योर टेक ऋतु। देखिए मुझे तो शाजिया जी पे बहुत तरस आ रहा है कि बेचारी कितनी कब तक डिफेंड करती रहेंगी। वो तो कसम खा रहे थे कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, और नेक्स्ट डे ही उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। हिंदू मुसलमान की राजनीति के बेस पे ही वो पूरा आज तक जो है 10 साल टिके रहे। नहीं ओके, एक मिनट ऋतु, वो चीज हो गई है, वो हो गई है। मैं डेटा क्रंचिंग की बात कर रहा हूँ। हमारा जो डेटा आया, ओवरऑल डेटा ये है कि पहले फेज में आप लोग टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, बाकी 6 फेजेस में पीछे हट गए। आपने बिल्कुल नहीं बीच में टोका, मैं बोलने लगी तो आप बीच में अपने डेटा देने लगे।